बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं विशाल शाकिर और आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं पार्ट 2 ऑफ आर QSO सीरीज़। लास्टली हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 17। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम बात करेंगे QSO के मुताबिक सबसे बड़े हर्डल की व्हेन इट कम्स टू द एविडेंस विच इज़ द रेलिवेंसी। नाउ अगर आप रेलिवेंसी का इस हर्डल को पार नहीं करते तो शायद कोई भी आपका एविडेंस एडमिसिबल ना हो सके। इस पर डिटेल डिस्कशन करते हैं अपने मेंटोर मियां लियाकत साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया लास्ट वीडियो का और जो स्पेशली जो हमने केस लॉस शेयर किए उस पर लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया बिकॉज हार्डली ऐसी कोई वीडियो या कोई कंटेंट अवेलेबल हो जहाँ पे अप टू डेटेड केस लॉस भी साथ दिए जा रहे हो। तो थैंक्स टू यू एंड योर टीम MMGLA जिन्होंने बड़ी हार्ड रिसर्च करके इस पर प्रोवाइड भी किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हैं रेलिवेंसी के टॉपिक के ऊपर विच इज़ इंडीड अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी टफ टॉपिक टू अंडरस्टैंड। तो मैं चाहूँगा कि इसको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आप लेकर चलें। अच्छा विशाल, लास्ट वीडियो के अंदर हम आर्टिकल 17 तक रहे थे। नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 ये कहता है कि एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट एंड इशू के लिए कुछ और फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको आर्टिकल 18 कैटेगराइज करता है एज रेलेवेंट फैक्ट्स। नाउ मैंने पिछली वीडियो के अंदर रेलेवेंट फैक्ट्स के बारे में बता दिया था, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि दिस चैप्टर इज सो इंपॉर्टेंट कि फ्रेमर्स ऑफ QSO जो थे दे टुक 50 आर्टिकल्स टू एक्सप्लेन द रेलेवेंसी सब्जेक्ट। और ये इतना कॉम्प्लेक्स और इतना मुश्किल एरिया है कि उम्रें गुजर जाती हैं आपकी इसको समझने के लिए, और हम भी उसी की एक तालिब इल्म है और अपनी एक्सपर्टीज जो थोड़ी बहुत हैं उसके मुताबिक इसको लेके चल रहे हैं। सो ये 50 के करीब आर्टिकल्स हैं जो डिफरेंट सिनेरियोज को कैटर करते हैं व्हेन इट कम्स टू रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। यहां पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो आपका QSO का ये वाला चैप्टर है रेलेवेंसी का, व्हेन इट कम्स टू इंडिया इट्स ऑल गोज टू सेम एज वेल। ये डिस्टिंक्टिवली एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो इन्वेसेज है इसके अंदर, और ये दुनिया के बाकी सिस्टम से ऑल टुगेदर डिफरेंट है जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जब आप रेलेवेंसी की बात करेंगे। ठीक है। सो कमिंग बैक टू दैट, जब आप बाकी दुनिया के बाकी तमाम सिस्टम्स की बात करते हैं तो वो लॉजिक को और जर्नल एक्सपीरियंस को इंपॉर्टेंस देते हैं फॉर रेलेवेंसी, एज्यूमिंग कि जज नोज व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रेलेवेंसी और रीजनिंग इज। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आप QSO की बात करेंगे तो QSO रेलेवेंसी को मैटर ऑफ लॉ बनाता है। ठीक है। यानी उसने सिनेरियो सर्कमस्टांसेस पोस्टुलेट कर दिए जहां उसको वो मैटर ऑफ लॉ के तौर पे डील करेगा, और जिसके लिए किसी किस्म की नो अपील टू लॉजिक और रीजनिंग इज रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर समथिंग एज रेलेवेंट और इररेलेवेंट, बिकॉज until and unless your argument is founded on the principles or scenarios postulated in Article 24 regarding the probability or improbability. So इस वजह से it's altogether different. QSO के मुताबिक relevancy और admissibility बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है, और it caters from Article 9 to Article 69. जब मैं कहता हूं कि बिल्कुल बराबर है, until and unless something is not specifically declared by QSO as inadmissible. Okay. They are altogether different. But जब मैं कहता हूं कि ये दोनों बराबर हैं तो keep that in mind कि ना तो ये एक दूसरे के सिनोनिम है, ना ये एक दूसरे की जगह ले सकते हैं, और ये क्वेश्चन हम आगे जाके इस चीज का तयन करेंगे, रेलेवेंसी कम्स फर्स्ट और एडमिसिबिलिटी कम्स फर्स्ट। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैंने भी एक आर्ग्यूमेंट आपके सामने रखा कि QSO के सामने मुताबिक रेलेवेंसी एक मैटर ऑफ लॉ के तौर पे उसको डील करती है। तो जब मैटर ऑफ लॉ के मुताबिक डील करेगी और यहां पे मैं बाइफर्केशन क्रिएट करूंगा रेलेवेंसी में और एडमिसिबिलिटी में, हाउ दे ऑपरेट इंडिपेंडेंटली एंड डिफरेंटली। समटाइम्स आपकी कोई डिस्कशन, कोई फैक्ट रेलेवेंट हो सकता है
नॉट नेसेसरीली वो एडमिसिबल हो। और समटाइम्स आपका कोई फैक्ट एडमिसिबल हो सकता है और वो रेलिवेंट ना हो। सो इस वजह से इस तरह क्यूएसओ लेगा। उसकी एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि प्रिविलेज कम्युनिकेशन के आर्टिकल्स आप देख लें, जो मियां बीवी के दरमियान कॉन्वर्सेशन है और वो सब्जेक्ट मैटर बनता है किसी डिटर्मिनेशन का, कॉन्ट्रोवर्टेड फैक्ट होता है किसी डिटर्मिनेशन का बनता है, तो उस वक्त वो रेलिवेंट तो जरूर हो सकती है लेकिन क्यूएसओ कहता है वो एडमिसिबल नहीं है। और इसी तरह जब आप एडमिसिबिलिटी की एग्जांपल देखते हैं तो अगर आप किसी विटनेस की क्रेडिबिलिटी को कंफर्म करना है या आपने इम्पीच करना है तो जरूरी नहीं कि वो रेलिवेंट हो, लेकिन वो एडमिसिबल हो सकता है। तो यहां से हमें यह चीज जरूर समझ आई है कि ये एक दूसरे के सिनोनिम नहीं है। They are not confused with each other, not infused. They operate independently, distinctively when it comes to कानून शहादत ऑर्डर। अच्छा, कानून शहादत की जब आप बात करेंगे तो ये 5 किस्म के इंस्टांसेस जो हैं, और या इस तरह कह लें कि हमने पूरी की पूरी रेलेवेंसी को 5 किस्म के इंस्टांसेस के अंदर डाइसेक्ट कर दिया। उसके अंदर जो पहला सिनेरियो है दैट इज आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 29 तक, फैक्ट्स कनेक्टेड विद द फैक्ट्स टू बी प्रूव्ड। दूसरा इंस्टांस है जो आर्टिकल 30 से लेके आर्टिकल 53 तक है, विच केटर स्टेटमेंट्स अबाउट द फैक्ट्स टू बी प्रूव्ड। तीसरा सिनेरियो है आर्टिकल 54 से लेके आर्टिकल 58 तक, डिसीजंस अबाउट द फैक्ट्स टू बी प्रूव्ड। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम आर्टिकल 59 टू आर्टिकल 65, opinion about the facts to be proved. And the last one, starting from Article 66 to Article 69, characters of the persons who are concerned with the facts to be proved. So, आपने पूरी की पूरी रेलेवेंसी को इन 5 इंस्टांसेस के अंदर डाइसेक्ट कर दिया। तो जब भी आपने ट्रायल कंडक्ट करना है तो उसके अंदर अगर किसी स्टेटमेंट से रिलेटेड है, किसी इंस्टेंस से रिलेटेड है, किसी कैरेक्टर से रिलेटेड है, किसी ओपिनियन से रिलेटेड है, तो आपने कंपार्टमेंटलाइज जो करना है वो आर्टिकल 19 से 29, आर्टिकल 30 से 53, आर्टिकल 54 से 58, आर्टिकल 59 से आर्टिकल 65, आर्टिकल 66 से आर्टिकल 69 तक आप इनको डाइसेक्ट कर सकते हैं। विशाल, ये डाइसेक्शन और डिवीजन देने का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ यही है, with a viewpoint how relevancy is looked when it comes to dissection of these articles. अच्छा, इन तमाम 5 इंस्टांसेस को मैं अगर ओवर सिंप्लीफाई आपके लिए करूं तो वो कहा जाता है अगर कोई भी चीज कनेक्टेड है किसी ऐसे फैक्ट से जिसको आपने अदालत में साबित करना है और वो तमाम के तमाम इन आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 29 में फॉल करते हो, दे आर रेलिवेंट। ठीक है। दूसरे सिनेरियो के अंदर अगर आप देखा जाए तो वो बात करता है कुछ भी कहा जाए, यहां फोकस स्टेटमेंट्स के ऊपर है, कुछ भी कहा जाए वो रेलेवेंट है एज लॉन्ग एज वो आर्टिकल 30 से लेके आर्टिकल 53 के अंदर जो जिन स्टेटमेंट्स का जिक्र है उनके अंदर फॉल करता हो, दैट इज रेलेवेंट। थर्ड सिनेरियो के अंदर अगर किसी डिसीजन में कुछ डिसाइड कर दिया गया हो तो वो उस वक्त तक रेलेवेंट नहीं है जब तक कि वो उस किस्म का डिसीजन हो जिसका जिक्र आर्टिकल 54 से आर्टिकल 58 के अंदर। किसी भी किस्म की जो ओपिनियन है वो उस वक्त तक रेलेवेंट नहीं है जब तक वो ओपिनियन जो है किसी ऐसे पर्सन या ऐसे मैटर की हो जिनका जिक्र आर्टिकल 59 से आर्टिकल 65 के अंदर मौजूद है। और लास्टली, किरदार हमेशा रेलेवेंट होगा एक्सेप्ट उन सिनेरियोज के अंदर जिनका जिक्र आर्टिकल 66 से आर्टिकल 69 के अंदर मौजूद है। अब रेलेवेंसी के जितने भी 50 आर्टिकल्स हैं उनकी सारी की सारी मैंने आपको कंपार्टमेंटलाइजेशन और डाइसेक्शन करके बता दिया। इट्स बेटर, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है तो हम आर्टिकल बाय आर्टिकल जाते जाएं और एग्जाम्पल देते जाएं। सबसे पहले आपके सामने आर्टिकल 19 आता है। आर्टिकल 19 कहता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सम ट्रांजैक्शंस। अब ये ऐसे फैक्ट्स होंगे जो बेशक उस वक्त फैक्ट इन इशू नहीं होंगे, लेकिन वो फैक्ट इन इशू के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी तरह से रेलेवेंट होंगे और वो अल्टीमेटली साबित करते होंगे जाके फैक्ट इन इशू को। फॉर इंस्टेंस, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको विशाल। आपकी मेरी लड़ाई हुई, आपने मुझे कत्ल कर दिया और यहां पे फैक्ट इन इशू मेरी मौत है, तो जो कुछ उस ट्रांजैक्शन के दौरान हुआ है, उस ट्रांजैक्शन के हुआ है और उसको करने के बाद जो कुछ हुआ है वो तमाम का तमाम रेलेवेंट फैक्ट है।
सो फॉर एग्जांपल इस लड़ाई के दौरान अगर मैंने ब्लैक शर्ट और जो अपनी जीन्स पहनी हुई है, दैट इज समवट रेलेवेंट फैक्ट, दैट इज अ रेलेवेंट फैक्ट, क्योंकि कोई आई विटनेस बता सकता है कि इसने कौन से कलर के कपड़े पहने। दैट इज सो व्हाटएवर हैपेंस इन अ ट्रांजैक्शन, that is more important. That's what Article 19 says. That is a relevant fact. So Article 19 से निकलते हैं तो आपके पास Article 20 आता है. अच्छा, Article 20 की जब आप डाइसेक्शन करेंगे तो ये 3 सिनेरियोज को कैटर करता है. वो कहता है facts which are the occasion, cause और effect. Now, cause, occasion और effect किस लिए? Regarding fact and issue. So, उस सिनेरियो के अंदर अभी स्क्रीन पे आपके सामने इलस्ट्रेशन आ जाएगी जो इन तीनों सिनेरियोज को कैटर करती है. फॉर इंस्टेंस, द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी. द फैक्ट दैट शॉर्टली बिफोर द रॉबरी बी वेंट टू अफेयर विद मनी ऑन हिज पोजेशन एंड दैट ही शोड इट और मेंशन द फैक्ट दैट ही हैड इट टू अ थर्ड पर्सन आर रेलेवेंट. दूसरे सिनेरियो में द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर्ड बी. नाउ, marks on the ground produced by a struggle at or near the place where the murder was committed are relevant facts. And the third one is, the question is whether A poisoned B. The state of B's health before the symptoms ascribed to the poison and habits of B known to A which afforded an opportunity for admission of poison are relevant fact. So इन तीनों सिनेरियो के अंदर आप देखें किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर अगर किसी बंदे ने किसी को मर्डर किया है तो उसके बाद उस जगह की क्या सूरत हाल है. फॉर एग्जाम्पल फौजदारी ट्रायल्स के अंदर आप देखें मट्टी खून आलूद का इकट्ठा करना, वहां से गोलियों का इकट्ठा करना, ठीक है. उसके बाद एक बंदा बिल्कुल हेल्दी है और लेज ये किया जा रहा है कि इसको जहर दिया गया, तो उसके बाद जो उसकी सिम्टम्स आए, जो उसकी सेहत का हाल हुआ, तो दैट ऑल्सो केटर्स बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 20. अच्छा विशाल, जो आर्टिकल 21 है ना, ये इट्स लाइक अ होली ग्रेल ऑफ फौजदारी वकालत. और इस जो कुछ इस आर्टिकल में कहा गया हुआ है, इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये डबल एज सॉर्ड है. फॉर इंस्टेंस आर्टिकल 21 कहता है मोटिव, प्रेपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सीक्वेंट कंडक्ट, कि कोई भी ऐसा फैक्ट रेलेवेंट है जो इस बात को जाहिर करता हो कि किसी फैक्ट एंड इशू से पहले किसी बंदे का क्या मोटिव था, उसने उसकी प्रेपरेशन के अंदर की वो क्या रोल प्ले किया. और यहाँ पे मैं आपकी ऑडियंस के लिए बताता जाऊं कि हमारे यहाँ जब आप फौजदारी वकालत में FIR को पढ़ते हैं तो जो वजह अनाद का पोर्शन है, वजह दैट इज द मोटिव. अमजद रफीक साहब की जजमेंट्स उठा के देख लें. अभी रिसेंटली मलिक शहजाद साहब जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जजमेंट दिए हैं, फिर मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट्स उठा के देख लें सुप्रीम कोर्ट की, और इवन मोटिव की जूरिस्प्रूडेंस पूरी की पूरी उठा के देख लें, तो वो ये कहती है कि अगर प्रोसिक्यूशन ने, अगर कंप्लेनेंट ने अपनी FIR के अंदर मोटिव अलेज किया है कि ये वजह अनाद एग्जिस्ट करती है, तो देन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन कि उस मोटिव के मुताबिक जो भी शहादत है. फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूं जी, मेरी और विशाल की खानदानी कत्लो गारत चल रही है. अब खानदानी कत्लो गारत जो चल रही है, कोई FIR एग्जिस्ट करती होगी, कोई मुकदमे पहले हुए होंगे, कोई बंदे मर्डर हुए होंगे, किसी को सजा हुई होगी, तो इन सब चीजों के सिनेरियो के अंदर जो आप एविडेंस अदालत में देंगे वो रेलेवेंट है मोटिव को साबित करने के लिए. फॉर इंस्टेंस अगर आपने मोटिव के अलेज कर दिया लेकिन मोटिव के बारे में कोई एविडेंस ना दी, तो फिर ये डबल एज सॉर्ड प्रोसिक्यूशन के ऊपर चल जाती है कि तुमने मोटिव अलेज किया था लेकिन आप उसको साबित नहीं कर सके, तो इट्स अ डबल एज वेपन. सो आर्टिकल 21 उन सिनेरियोज को डील करता है जो क्रिमिनल लीगल प्रैक्टिस के अंदर मोटिव के पोर्शन को डील करते हैं. अच्छा विशाल, आप इसके साथ साथ आप अगर आर्टिकल 22 को देखो तो आर्टिकल 22 कहता है फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलेवेंट फैक्ट्स. मीनिंग देयर बाय बेयर रीडिंग ऑफ दिस आर्टिकल सेज दैट कि एक ऐसा आर्टिकल है जो इंट्रोडक्टरी और एक्सप्लेनेटरी फैक्ट्स के बारे में बात करता है और मेक देम एज अ रेलेवेंट फैक्ट. ये आर्टिकल सपोर्टिंग और रिबटिंग फैक्ट्स की बात करता है. और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत जरूरी है कि अगर हम इस आर्टिकल की इलस्ट्रेशन C, D, E को हम आपके सामने पढ़ते जाएं. आर्टिकल 22 की जो इलस्ट्रेशन C है उसको आपके सामने स्क्रीन के ऊपर पढ़ते हैं टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट आर दोज फैक्ट्स which are important with reference to relevancy. A is accused of a crime.
बिल्कुल ठीक। The fact that soon after the commission of the crime, A absconded from his house is a relevant fact under Article 21. ठीक है, ठीक है? Usually तो हम उसको केटर नहीं करते कि अंडर crime करके आर्टिकल चला अंडर गया। आर्टिकल 21। बट अगली चीज के अंदर वो आपको एक्सप्लेन कर देगा कि अगर कोई बंदा इस बात को साबित करता हो चूंकि उसे एक सडन बिजनेस किसी काम से जाना पड़ गया था, तो इसको ये ना समझा जाए कि सून आफ्टर द मर्डर ऑफ आई एम चार्ज फॉर द मर्डर ऑफ बी, और मैं उस डर और खौफ से चला गया था। तो ये कहते हैं द फैक्ट दैट द टाइम व्हेन ही लेफ्ट होम ही हैड सडन एंड अर्जेंट बिजनेस एट द प्लेस टू विच ही वेंट इज अ रेलिवेंट फैक्ट। सो अगर कोई बंदा चार्ज किया जाता है किसी क्राइम के लिए और वो उस जगह पे पुलिस जाती है उसे पकड़ने के लिए, वहां पे मौजूद नहीं है, तो अजम्पशन ये लगेगी बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 21 कि वो वहां से abscond कर गए। अगर वो बंदा अदालत के अंदर इस बात की एविडेंस दे या इस बात को साबित करे चूंकि वो किसी और काम के लिए गया था, वो एक रेलेवेंट फैक्ट है। दो वो डायरेक्टली रिलेटेड फैक्ट एंड इशू से नहीं है, लेकिन वो रेलेवेंट फैक्ट को साबित करने के लिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा सर, इसके तहत मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये भी तो इंपॉर्टेंट है जब हमने किसी विटनेस की प्रेजेंस शो करनी है या किसी एक्यूज की प्रेजेंस शो करनी है दैट ही वाज एक्चुअली देयर, तो ये भी तो एक रेलेवेंट फैक्ट हो सकता है ना कि वो अपने भी तो घर से निकला था। यस यस यस, क्योंकि अगर उसने दैट इज बताया, आल्सो अ रेलेवेंट फैक्ट, वो भी रेलेवेंट फैक्ट दैट इज आल्सो रेलेवेंट। इसीलिए तो मैंने कहा कि ये जो फर्स्ट सेट ऑफ रिलेवेंसी है ये उन ट्रांजैक्शंस को, उन सर्कमस्टांसेस को डील करेगा जो हो सकता है डायरेक्टली रिलेटेड ना हो फैक्ट एंड इशू से, बट दे आर रेलेवेंट, और समटाइम्स दीज फैक्ट्स आर रेलेवेंट टू द रेलेवेंट फैक्ट, Yes. not to the fact and So issue. these are explanatory to the relevant fact. Introductory, which- explanatory, Yes, suggestive, which can then prove or disprove the fact in fact and issue. So जब हम बात करते हैं, आपने शुरू में एक बात की थी that circumstantial evidence, that kind of evidence जो क्राइम से लेके एक्यूज की गर्दन तक एक चेन बनानी होती है। Yes. तो these kind of articles would definitely help कि वो किस तरीके से एक एक लिंक साथ जुड़ता जाएगा और वो complete विशाल होगा। आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा इसी आर्टिकल की इलस्ट्रेशन ई के ऊपर। ठीक है। A accused of theft is seen to give the stolen property to A, who is seen to give it to A's wife. B says, as he delivers it, A says, you are to hide this. B's statement is relevant as explanatory to that circumstances of a fact which is a part of a transaction. जो उसने चोरी की चीज छुपाने के लिए उसको स्टेटमेंट दी है, Yes. दैट स्टेटमेंट इज रेलेवेंट कि उसने चोरी या रेलेवेंट टू द फैक्ट कि वो चोरी हुई थी नहीं हुई थी या जो भी रेलेवेंस। यस। अच्छा, इसके बाद आर्टिकल 24 जो है दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल एंड इट इज वन ऑफ द डिफेंसेस अवेलेबल टू एन एक्यूज। So Article 24 says when fact not otherwise relevant becomes relevant. So Article 24 उन सिनेरियोज को केटर करता है जब कोई फैक्ट रेलेवेंट ना हो बट ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर हो जाए इट बिकम्स रेलेवेंट फैक्ट। फॉर इंस्टेंस इसकी खास तौर पे जो इलस्ट्रेशन ए और बी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट, द अदर वन इज if by themselves or in connection with other facts they make the existence or non-existence of any fact and issue highly probable or improbable. So ये probability और improbability को operate कर रहे होते हैं। और इसकी जब आप illustration A देखते हैं, the question is whether A committed a crime at Peshawar on a certain day. The fact that on that day A was at Lahore is a relevant fact. अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी बताता हूँ। ये जो एलिबाई का कॉन्सेप्ट है, यानी व्हेन समथिंग इज alleged to have been happened on a certain place and the person who is charged for that fact and issue says, no, excuse me, sorry, I was not there, I was somewhere else. So the evidence of that person to establish that I was somewhere else is a relevant fact. For instance, अगर मुझे अली हैदर को चार्ज किया जाता विशाल के मर्डर के लिए, FIR कट गई, मेरा नाम लिखा हुआ कि मैंने अपनी आंखों से देखा अली हैदर ने विशाल को मर्डर किया। अली हैदर साहब इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करते हैं और कहते हैं भाईजान मैं उस दिन कराची था। अच्छा, कराची थे, कोई टिकट, कोई ट्रेन का पास, कोई CCTV फुटेज, वहां के वो वहां के कोई विटनेसेस, होटल के चेक इन so रजिस्टर्स वगैरह। the evidence of the people, evidence in that regard to establish
that you was not at the crime scene, you were somewhere else, is a relevant fact by virtue of Article 24, and it's not a fact and issue. The fact and issue is my murder, Ali Haider ka murder, but relevant fact is it is alleged that he is being charged for the murder of Ali Haider, but he says he was somewhere else. So any evidence of me being somewhere else is a relevant fact. Relevant fact. So that's what, इसीलिए इसका जो कैप्शन उन्होंने रखा, when facts not otherwise relevant but they become relevant by virtue of their existence, they become relevant fact. अच्छा विशाल, आर्टिकल 27 की जब आप बात करेंगे तो ये कहता है facts showing the existence of state of mind or body or bodily feelings. अच्छा, इस आर्टिकल को समझने के लिए, इसकी डायसेक्शन करने के लिए सबसे कमाल की जो चीज़ है, इसकी इलस्ट्रेशन ए है जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर पॉप आउट हो जाएगी. वो इलस्ट्रेशन ये कहती है, ए इज एक्यूज ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स, knowing them to be stolen. It is proved that he was in possession of particular stolen articles. यानी एक बंदा, उसके ऊपर ये एलिगेशन लिए लगता है कि उसने कोई चोरी की चीजें खरीदी हैं और वो उसके पास से निकलती है, तो इस बात का उसे पता है कि ये चोरी की चीजें. अच्छा, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये इलस्ट्रेशन फर्दर एक्सप्लेन करती है, a fact that at the same time he was in possession of many other stolen articles is relevant as tending to show that he know each and all of those articles of which he was in possession to be stolen. So meaning thereby उसके पास जितनी भी और चीजें निकली जाएंगी वो भी सारी चोरी की होंगी. So they are also relevant to establish that this kind of a person is in habit of buying the stolen article. So these are the circumstances which are catered by Article 27. तो उसका मेंटल स्टेट पता चल जाएगी, then it will be directly connected to the mens rea कि इसकी malice aforethought भी थी. Yes. और वो लिंक करेगी उस फैक्ट एंड इशू के साथ जो कि डिस्प्यूटेड है, क्योंकि वो जो पुरानी उसने चीजें पकड़ी, those are neither the relevant fact nor the fact and issue, but वो जो गुड्स निकल आएंगी उससे वो ये शो करेगा कि ये हैबिचुअल है उससे. So that will become automatically relevant fact. अच्छा, इसके बाद विशाल आर्टिकल 28 डील करता है फैक्ट्स बेयरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल. यानी ये ऐसे फैक्ट्स को केटर करेंगे जो कि एक फैक्ट एंड इशू एक और चीज है, और उस फैक्ट एंड इशू से रेलेवेंट जो फैक्ट है वो एक्सीडेंटल है और या इंटेंशनल है. इस आर्टिकल को ज्यादा बेहतर तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर समझा जा सकता है फ्रॉम द इलस्ट्रेशन ए. इलस्ट्रेशन ए के अंदर वो बताते हैं, A is accused burning down his house in order to obtain money from which it is insured. Now, यहां पे एग्जाम्पल ये दे दी जा रही है कि अगर एक बंदा एक चार्ज किया गया अपने घर को जलाने के लिए ताकि वो इंश्योरेंस के पैसे ले सके, तो उसके बाद सब्सीक्वेंटली वो जिन जिन घरों में रहा वो तमाम के तमाम इंश्योर्ड थे, वो तमाम के तमाम जले, और उन तमाम की तमाम इंश्योरेंस कंपनियों से उसने ये सब जो है वो क्या कहते हैं इंश्योरेंस ली. तो वो एक रेलेवेंट फैक्ट है इस चीज को साबित करने के लिए, इंटेंशनल है, एक्सीडेंटल नहीं है. इसी तरह मैं आपको एक जाली नोट देता हूं और आपको रियलाइज होता है सब्सिक्वेंटली लेटर ऑन के जी वो वो जाली नोट है. उसके बाद मैं वही जाली नोट मोहम्मद को देता हूं, सामिर को देता हूं, तो इस बात की उनकी एविडेंस इस बात को साबित करेगी कि ये एक्सीडेंटल नहीं इंटेंशनल है, चूंकि मैं उन लोगों को भी जाली देने लगा हूं. और अमूमन हमारे यहां जो नेग्लिजेंट रैश ड्राइविंग के केसेस होते हैं वहां डिफरेंट किस्म की सिनेरियोज, यानी एक बंदे को आपने चार्ज किया है फॉर नेग्लिजेंट एंड रैश ड्राइविंग और उससे पहले भी उसके खिलाफ इस किस्म की एफआईआर हैं, तो वो तमाम की तमाम एफआईआर वहां पे रेलेवेंट फैक्ट होंगी इस चीज को स्टैब्लिश करने के लिए कि ये इंटेंशनल है और एक्सीडेंटल नहीं है. अच्छा सर, बड़े अच्छे तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि हम इसको इस हद तक रखते हैं सो आवर ऑडियंस कैन डाइजेस्ट व्हाट वी आर डिलीवरिंग टू देम, क्योंकि ये जितना टेक्निकल सब्जेक्ट है, वीडियो देखते वक्त सबको लगता है कि हमें आ गया, बट जब उसको दोबारा पढ़ने बैठे या दोबारा देखने बैठे तो शायद बहुत सारे सवाल. विशाल, एक चीज का ख्याल यहाँ पे, सिंस यू आर कंक्लूडिंग इट, यू आर द पायलट ऑफ द शिप, तो एक चीज मैं बताता हूं, जो इनिशियल हमने डायसेक्शन की है, कंपार्टमेंटलाइजेशन की है उन 50 आर्टिकल्स को, अगर आप उन 50 आर्टिकल्स की उन आर्टिकल्स के मुताबिक डायसेक्शन को दिमाग में रखें तो ये जितना कॉम्प्लेक्स लगता है उतना है कॉम्प्लेक्स, लेकिन वो उतना कॉम्प्लेक्स रहता नहीं है समझने के लिए.
तो उन्हीं 5 इलस्ट्रेशंस को हम कोशिश करेंगे कि आगे भी लेके चलते हैं, और हमारी ऑडियंस की डिमांड में एक एक आर्टिकल भी साथ साथ एक्सप्लेन करते हैं। बट चूंकि वीडियो जब बहुत लंबी हो जाती है तो यस, वो पूरा उसको टेंशन। इंटेंशन जो स्पैन है वो कम हो जाता है। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बाकी आर्टिकल्स को कैटर करते हैं। टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच सर। जिस तरह मैंने अपने पिछले लेक्चर के अंदर आपको रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड किया था रिगार्डिंग दोज आर्टिकल्स, सो आज इस लेक्चर के अंदर हमने जितने आर्टिकल्स कवर किए हैं उसके ऊपर जितना ऑथेंटिक केस लॉ जो रेलेवेंसी से, एडमिसिबिलिटी से, फैक्ट एंड इशू से, कोलैटरल फैक्ट से, प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस से रिलेटेड है, वो सारा का सारा मैंने इस फर्स्ट स्लाइड के अंदर आपके सामने कंपाइल कर दिया हुआ। इसके अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के 2018 SCMR 2092 है, फिर पीएलडी 2020 सुप्रीम कोर्ट 146 है, फिर उसके बाद पीएलडी 2021 सुप्रीम कोर्ट 715 है। और अगर आपने इंग्लिश लॉ की बात करनी हो तो मैंने आपका मेयर वर्सेस डीपीपी 1965 अपील्स कोर्ट का केस है, ये आपके सामने किया है। और एक और केस है जो नेक्स्ट स्लाइड पे, उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। कुछ एआईआर के केसेस मैंने आपके सामने रखे हैं 1959 के, जो इन्हीं प्रिंसिपल को, एडमिसिबिलिटी को, रेलेवेंस को, कोर्ट की क्या जिम्मेदारी है, तो इनको कंपाइल किया है। ये नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखेंगे तो इधर ये डीपीपी वर्सेस कैलेबोन है 1973 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। फिर उसके बाद इस लाहौर हाई कोर्ट के केसेस हैं। और इस पूरे के पूरे लेक्चर को तैयार करने के अंदर जिन दो बुक्स से मैंने हेल्प ली है वो भी मैंने आपके सामने रख दी है। मर्फी ऑन एविडेंस बाय पीटर मर्फी, द मॉडर्न लॉ ऑफ एविडेंस, द थर्ड एडिशन बाय एड्रियन। सो ये रीडिंग मटेरियल है। सो अगर इस पूरे के लेक्चर को आपने कंपाइल करना हो अपनी रिसर्च के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो इन केस लॉज को आप देखेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। थैंक यू।